नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सावली बहू का अंतिम भाग। तो दोस्तों, पुलिस के डर से गौरी बताएगी अपनी सच्चाई, जिसे सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब कहानी में मालिनी की बातें सुनकर रेणु जी को तो चक्कर आने लगा और वो अपनी ही जगह पर घुटनों पर बैठ गई और अपने सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ गई, जैसे मालिनी की बात सुनकर बहुत बड़ा सदमा लग गया हो। देव आहूजा और देविका भी जब ये सब गौरी के बारे में सुने तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया गौरी के ऊपर। सलोनी और बुआजी भी बड़ी खामोशी से एक दूसरे को देखती रही, पर कुणाल से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि गौरी ने कुणाल के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए न जाने क्या क्या झूठ बोला था। और जब सच कुणाल के सामने था तो उसे गौरी से कई सवाल करने थे, पर उससे बड़ी आश्चर्य कुणाल के लिए गौरी का उसी के ऑफिस के एक एम्प्लॉय के साथ भाग जाना था। इसलिए गुस्से से कुणाल ने गौरी से कहा कि तुम सूरज के साथ क्या कर रही हो और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बना। तभी देव आहूजा ने हैरानी से कुणाल से कहा कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो कुणाल। तब कुणाल ने कहा कि हाँ भैया, ये लड़का हमारे ही ऑफिस का एम्प्लॉय है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गौरी के साथ कैसे। तभी पुलिस वालों ने गौरी को जोर से हड़काते हुए कहा कि हे लड़की, आगे का सच तो सीधे सीधे बताती है कि दो यहीं पर चार डंडा। तभी गौरी ने डरते डरते कहा कि मालिनी जो कुछ भी कह रही है वो सब सच है। मैंने ही अपने घर के नौकर के साथ मिलकर अपने पति का खून कर दिया, और जब मैंने देखा कि मुझे खून करते इस मालिनी ने देख लिया है, तो पुलिस के पकड़ जाने के डर से मैंने इसे भी मारने की कोशिश की, पर ये वहाँ से बच निकली। पर इसके भाग जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और डर की वजह से मैंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया, और मैंने अपने घर के नौकर से कहा कि चलो हम यहाँ से जितना पैसा हो सके समेट के भाग चलते हैं। तो उसकी भी नीयत इतने पैसे देकर खराब हो गई, और उसने कहा कि मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, आखिर मैंने कौन सा जुर्म किया है। तुमने अपने पति का कत्ल खुद किया है, और ये तुम्हारी मालिनी भाभी ने भी देखा है। इसमें मेरा क्या गुनाह था। इसलिए तुमको जहाँ जाना है जाओ, पर मैं तुम्हें यहाँ से 1 रुपया भी नहीं ले जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से से बौखला गई, और मैंने ही उसे भी धमकी दी कि मैं सच जाकर पुलिस को बता दूंगी कि मैंने अपने पति का खून किया है, और तुम भी इस गुनाह में शामिल हो। तब तो तुम इस जुर्म के हकदार हो जाओगे। मेरी बातें सुनकर उस नौकर का दिमाग मुझ पर खराब हो गया। उसने पहले तो मुझे बहुत मारा और कहा कि तू जाएगी पुलिस के पास, बताएगी सब पुलिस से। और मैंने भी गुस्से में हाँ हाँ का ही जवाब दिया, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ता गया, और वो उसी चाकू से मुझे मारने की कोशिश करने लगा। पर मैंने उसके सिर पर पास रखे डंडे से एक डंडा मार दिया, और अपनी जान बचाकर मैं भी वहां से भाग निकली। और फिर मैं पुलिस और उस नौकर के डर से इधर उधर मुंह छिपाकर बसती रही, और अपने घर के बाहर 10 दिनों तक पहरा देती रही कि क्या मेरा गुनाह पुलिस तक पहुंच गया और पुलिस मुझे लेने मेरे घर आई है या नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मालिनी जाकर पुलिस में मेरे खिलाफ रिपोर्ट न कर दे। और फिर जब पुलिस मुझे ढूंढने मेरे ससुराल जाती तो वहाँ वो नौकर कहीं मेरे खिलाफ गवाही न दे दे, तो पुलिस फिर मुझे ढूंढने मेरे मायके ही आती। इसलिए मैंने 10 दिनों तक इंतज़ार किया, और जब पुलिस नहीं आई तो मुझे लगा कि अब घर मैं जब माँ के पास पहुँची तो माँ ने भी मुझे अपने घर पर रहने से साफ इनकार कर दिया। तब ये सलोनी ने मुझ पर दया करके मुझे अपने घर ले आई। पहले तो मुझे इसके घर आने का कोई मन नहीं था, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, और रोड पर मैं सोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं सलोनी के साथ इसके ससुराल आ गई। पर जब मैंने इसका आलीशान घर देखा तो मेरी नीयत में लालच भर गया, और मैंने उसी वक्त ये सोच लिया कि इस घर की बहू तो मैं बनकर रहूँगी, क्योंकि इतने आलीशान घर की बहू तो गौरी ही होनी चाहिए, न कि इसकी तरह
इसकी तरह सावली सलोनी। और फिर मैंने कुणाल को देखा तो ये इतना सुंदर था कि इसे पहली बार देखते ही मेरा ईमान डोल गया और मैं अपने इरादों में मजबूत हो गई। पर मैं कुणाल और सलोनी की शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तो मुझे लगा कि कुणाल सलोनी से बहुत प्यार करता होगा। पर अगले ही दिन मेरी ये समस्या भी दूर हो गई जब सलोनी ने मुझे खुद अपने और कुणाल के रिश्ते का सच बताया कि कुणाल ने शादी के लिए हाँ ही मेरी फ़ोटो को देखकर किया था और सलोनी के सावले रंग की वजह से कुणाल ने उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया है। और ये बात जानते ही मैंने इसका मौके का फ़ायदा उठाने की ठान ली। अब सलोनी और कुणाल आपस में बात करते नहीं थे और मैं उन दोनों के बीच बात करने का महदम थी, तो मैंने सोचा क्यों न इस बात का भी फ़ायदा उठाया जाए और सलोनी की बात को उल्टा करके कुणाल से और कुणाल की बात को उल्टा करके सलोनी से बता दिया जाए, जिससे दोनों के बीच की दूरी और भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी और मैं कुणाल के दिल के करीब होती जाऊंगी। पर ये कुणाल तो मेरी सोच का एकदम उल्टा ही निकला। अरे सच कहूँ तो मुझे इसका जैसा मर्द कभी मिला ही नहीं और मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं होता कि इस दुनिया में इतना ईमानदार भी कोई पति होता है जिसका रिश्ता खुद अपनी पत्नी के साथ पति पत्नी जैसा न हो, पर वो किसी दूसरी औरत के सामने जो उसे सामने से इनवाइट कर रही है उसके सामने भी वफादार रहेगा अपनी पत्नी के लिए। पर कहते हैं ना कि अक्सर वफादार लोगों की एक कमजोरी होती है कि वो हर बात को दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। और मुझे भी जैसे ही कुणाल की इस कमजोरी का पता चला तो मैंने अपनी शारीरिक खूबसूरती से हटकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और जो मैंने सलोनी के साथ बचपन से लेकर आज तक किया वो सब अपने साथ बताकर कुणाल की हमदर्दी और भरोसा पा लिया, जिसे धीरे धीरे मेरे और कुणाल की बातचीत बढ़ने लगी और कुणाल के मन में मैंने जो सलोनी के लिए नफरत पैदा की थी वो भी बढ़ने लगी। फिर मैंने धीरे धीरे कुणाल और सलोनी के बीच शक की एक दीवार बना दी, जिससे सलोनी को ऐसा लगे कि उसका पति कुणाल मेरी खूबसूरती के पीछे पागल हो चुका है, जबकि कुणाल को तो न ही मुझ में और न ही मेरी खूबसूरती में कोई दिलचस्पी थी। पर यह बात सिर्फ मैं और कुणाल ही जानते थे, सलोनी नहीं। इसलिए मैंने हर वो एक चाल चली जिससे सलोनी के मन में मेरे और कुणाल के लिए शक और कुणाल के दिल में सलोनी के लिए नफरत बढ़ती गई। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी ये पति पत्नी जो एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैं जल्द से जल्द इस घर की बहू बनना चाहती थी, इसलिए मैंने कुणाल के सामने अकेले और बेरोजगार होने का नाटक किया, जिससे वो तरस खाकर मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर दे। और इस बेवकूफ़ ने किया भी वही, जिससे अब पूरे टाइम मैं कुणाल के आसपास ही थी। पर फिर भी कुणाल ने मुझ पर एक पैसे की दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब मैं अंदर ही अंदर पागल होने लगी कि मेरी इतनी कोशिश के बाद भी ये पति पत्नी अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे। और तभी एक दिन मैंने अपनी सबसे अनोखी चाल को अंजाम दिया। इस चाल को अंजाम में नहीं बल्कि मेरी एक दोस्त थी जो मेरे साथ कॉलेज जाया करती थी और कभी कभी मेरे साथ घर भी आया करती थी। वो भी मेरी तरह बहुत जल्द अमीर होना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे मिलकर उसको पैसे दिए और अपनी चाल में शामिल कर लिया। और उसी ने मुझे ये खबर दी कि मेरी बुआ और माँ को उसने बस स्टॉप में देखा है, जहाँ मेरी बुआ अपना सामान लेकर कहीं जा रही थी और माँ उन्हें छोड़ने बस स्टॉप तक आई थी। मैंने सोचा कि माँ अब अकेली है तो यही सही मौका है अपनी चाल को अंजाम देने का, इसलिए मैंने अपनी इस दोस्त को अपनी माँ के घर भेजा, माँ का हाल चाल जानने के बहाने से। और वहाँ पहुँच भी गई और मेरी माँ के सामने उसने ऐसा नाटक किया कि उनकी तबीयत और मेरे बारे में पूछने की माँ का जरा सा भी शक नहीं हुआ। और फिर जब माँ ने उसके लिए चाय बनाने को कहा तो उसने मेरे काम को अंजाम देने के लिए
देने के लिए झूठी हमदर्दी का नाटक किया और माँ से कहा कि आंटी आप बैठिए, मैं बनाकर पिलाती हूँ चाय आपको, आखिर मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ। और फिर उसने मौका देकर माँ की चाय में वो दवाई मिला दी जिससे माँ के अगले ही दिन इतनी तबीयत खराब हो गई कि उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। और फिर सलोनी को, जो कि दया और ममता की महान मूर्त है, उसे जैसे ही पता चला कि माँ अस्पताल में एडमिट है, वो उनकी सेवा करने वहाँ पहुँच गई। यहाँ कुणाल और मुझे अकेला छोड़कर। आखिर सलोनी तुम कितनी बेवकूफ़ हो, जिस लड़की की नीयत तुम्हारे पति और तुम्हारे घर के लिए खराब थी, तुम उसे ही अपने पति और घर पर अकेला छोड़कर अपनी माँ की सेवा करने चली गई। फिर मैंने भी सलोनी पर नज़र रखी और पता किया कि वो कब घर वापस आने वाली है। तभी एक रात सलोनी का फ़ोन नौकर के पास आया कि वो अगले सुबह घर वापस आ रही है। तभी मैंने अपनी चाल को अंजाम देने का सोच लिया था और उसी रात कुणाल के खाने में मैंने नशे की गोली मिला दी, जिससे कुणाल अपने होश में न रहे, जिससे मैं जो करना चाहती हूँ उस पर कुणाल मेरे रास्ते का कांटा न बने। खाना खाने के बाद कुणाल उस गोली के नशे में सो गया और फिर मैंने अगली सुबह अपने ही घर के बाहर सलोनी के घर से बाहर निकलकर अपने ससुराल जाने का इंतज़ार किया। और जैसे ही सलोनी वापस अपने ससुराल के लिए निकली, मैं जल्दी ही वहाँ से निकलकर सलोनी से ठीक 15 मिनट पहले घर पहुँची और सारे नौकर को पैसे देकर एक दिन की छुट्टी पर भेज दिया और घर के सारे दरवाजे खोल दिए। भागकर कुणाल के कमरे में गई, वहाँ पर तोड़ा फोड़ा और साथ ही इधर उधर फैला दिया। और फिर मैंने जल्दी ही कुणाल के ऊपर से सारे कपड़े उतार दिए और खुद भी तुरंत बाथरूम जाकर खुद के सारे कपड़े उतारकर खुद पर चादर ओढ़कर कुणाल के बगल पर जाकर लेट गई, जिससे सलोनी को ये सब देखकर लगे कि कल रात मेरे और कुणाल के बीच फिजिकल रिलेशन बन चुका है। और ठीक वैसा भी हुआ, बस मुझे डर था कि कुणाल का कहीं उसके ऊपर से गोली का नशा न उतर जाए। पर मेरी गोली ने भी अपना काम कर दिया और जब कुणाल को होश आया तो तब भी वो गोली के नशे में था और इसलिए उसने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप सलोनी की बात सुनता रहा। और उसकी खामोशी से सलोनी को यकीन हो गया कि जो कुछ भी उसने देखा वो सब सच है। मुझे लगा कि अब मेरा काम बन जाएगा और सलोनी इस घर को छोड़कर चली जाएगी, पर ये ढीठ औरत अपना घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। अपने ही सामने, अपने ही घर पर, अपने ही बिस्तर और अपने ही पति के साथ किसी दूसरी औरत को सोते हुए देखने के बाद भी ये नहीं गई। और उसका पति कुणाल, पता नहीं इसके भैया भाभी ने इसको क्या संस्कार दिए हैं कि ये अपनी पत्नी को नापसंद करते हुए भी उसको छोड़ना ही नहीं चाहता और न ही किसी दूसरी औरत के करीब जाना चाहता। मैंने जब देखा कि मेरी चाल भी नाकामयाब हो चुकी है तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो गई। उसी बीच मुझे सूरज के मैसेज और कॉल आने लगे और ये मुझे कुणाल के ऑफिस में मिला। जब मैं पहले ही दिन कुणाल के ऑफिस गई थी तभी से इसकी नज़र मुझ पर और मेरी नज़र इस पर थी, पर यह कुणाल जितना अमीर नहीं था, इसलिए मैंने इससे जान पहचान तो बढ़ाई, पर बहू तो कुणाल के ही घर की बनना चाहती थी। इसके मैसेज को पढ़कर पहले तो मैंने इग्नोर किया, फिर धीरे धीरे इससे मेरी बातें होना शुरू हो गई और फिर हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने लगे और फिर हमारे बीच फिजिकल रिलेशन भी गए और हम दोनों को ही इसमें बहुत मज़ा आने लगा। पर फिर भी एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये बात मैंने सूरज को बताई। पहले तो सूरज ने मुझे और इस बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया था और मैं भी बहुत घबरा गई थी कि अब मेरा क्या होगा। फिर मैंने अपने बचाव के लिए एक नई चाल चली और फिर मैंने कुणाल और सलोनी के सामने अच्छा बनने का नाटक किया और घर छोड़कर जाने का भी। और मैं जैसे ही घर के दरवाजे के पास पहुंची तो मैंने बेहोश होने का नाटक किया,
क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं होश में नहीं आई तो ये डॉक्टर के पास लेकर ज़रूर जाएंगे और वहाँ पर इन्हें मेरी माँ बनने की बात ज़रूर पता चल जाएगी और फिर मैं इस बच्चे को कुणाल का बच्चा बता दूंगी, जिससे मेरे एक तीर से दो निशान लग जाएंगे। पहला कि सलोनी ये जानने के बाद तो अपने पति कुणाल को इस घर को छोड़कर चली जाएगी और दूसरा कि इस बच्चे को मुक्त के पिता का नाम और इतनी सारी धन दौलत मिल जाएगी। सलोनी तो ये खबर सुनकर जाने भी लगी थी, पर मैंने इसे रोक दिया क्योंकि कुणाल के बड़े भाई देव आहूजा ने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा सलोनी के नाम कर दिया था, जो कुणाल के हिस्से से भी ज़्यादा था। इसलिए मैं वो हिस्सा खुद के लिए चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि जो काम मैं नहीं कर पाई वो काम मेरे पेट में पल रहा बच्चा करेगा और मैं हर बार नाजायज बच्चा कह कहकर सलोनी को इतना मजबूर कर दूंगी कि ये बेवकूफ़ औरत इस बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए अपने हिस्से की प्रॉपर्टी इस बच्चे के नाम कर देगी, जो इस बच्चे से मेरी ही हो जाती। मैं अपने प्लान में कामयाब होने लगी थी। फिर पता नहीं कैसे इस कुणाल का एक्सीडेंट हो गया और ये पतिव्रता स्त्री फिर से अपने पति की सेवा में लग गई। पर इस बार पता नहीं इसके पति को भी क्या हो गया कि वो भी अपने पति के गुण गाने लगा और उसने सलोनी के पीछे मुझ पर हाथ उठा दिया। जिस दिन कुणाल ने मुझ पर हाथ उठाया मैं उसी दिन समझ गई कि कुणाल अब बहुत जल्दी सलोनी के चक्कर में पड़ने वाला है और मुझे इस घर से लात मार के निकालने वाला है। इसलिए मैंने कुणाल का दिया हुआ ब्लैंक चेक लिया और अपना सामान बांधा और वहां से भाग जाने का प्लान कर, और इसके लिए मैंने उसी दोस्त को फ़ोन करके बुलाया और वो सुबह सुबह ही अपनी गाड़ी लेकर मुझे लेने पहुंच गई। गौरी ने कहा कि मैं अपनी दोस्त के साथ मज़े से जी रही थी अपनी ज़िंदगी और तभी एक दिन अचानक से ही मेरी मुलाकात सूरज से हो गई। मैंने तो इसके दिए धोखे से बहुत नाराज़ थी और इससे बात भी नहीं करना चाहती थी, पर फिर इसने मुझे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और फिर इस बच्चे को अपनाने के लिए मान गया और फिर अपनी दोस्त के घर से सूरज के साथ नए किराए के रूम में शिफ्ट हो गई। पर एक दिन अचानक से ही रात में मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ और जब मैं अस्पताल गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो बच्चा या मुझ में किसी एक को ही बचा सकते हैं। तो मैंने अपनी जान के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी देना उचित समझा और वैसे भी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए था और ना ही मैं इतनी छोटी उम्र में माँ बनना चाहती थी। तो ये मुसीबत अपने आप ही टल गई। उसके बाद भी मैं और सूरज खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे कि पता नहीं कहाँ से इस मालिनी ने मुझे देख लिया और जाकर पुलिस को मेरा और सूरज का पता बता दिया और फिर हम दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में आ गए। गौरी की बात सुनकर सबके होश उड़ गए और कुणाल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अपने कानों पर जो भी गौरी ने कहा था। सब गौरी की बात सुनकर सदमे में थे और इस सच को स्वीकार भी नहीं कर पा रहे थे। तभी पुलिस वालों ने कहा कि सुन लिया आपने कि आपकी फूल जैसी बेटी ने कितनी तगड़ी प्लानिंग की थी, पर आपको ये सच जानना बहुत ज़रूरी था जिससे आपकी ये गलत फहमी दूर हो सके कि आपकी ये फूल जैसी बेटी नहीं बल्कि फूल में लगे उन कांटों की तरह है जो उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा देती है जो सिर्फ फूल देखने आते हैं। तुम्हारी फूल जैसी बेटी की असली खातिरदारी तो हम इसे अपने साथ ले जाकर करेंगे। और तभी पुलिस गौरी को हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाने लगती है कि तभी कुणाल पुलिस वालों को रोकते हुए कहता है कि आप क्या कुछ देर और रुक सकते हैं, क्योंकि मुझे आपके और कानून के इंसाफ पर पूरा भरोसा है, पर कानून जो इसे सज़ा देगा वो इसके कर्मों का फल होगा। पर इसे अभी एक सज़ा मिलने बाकी है क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाया है और उन्हें ठेस भी पहुंचाई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम सबको भी अपनी तरफ से इसे सज़ा देने का एक मौका दे। पुलिस वालों ने कहा कि कुणाल सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। कानून से पहले तो ये लड़की आप सबकी गुनहगार है। मुझे
कोई आपत्ति नहीं है, जो भी चाहे इसे इसके हक की सजा दे सकता है इसे, पर कानून की सीमा के अंदर। इतना सुनने के बाद सबसे पहले तो रेणुका जी गौरी के पास आई और उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और कहा कि काश ये थप्पड़ मैंने तुझे बचपन में मारा होता तो शायद आज हम सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता और न ही मुझे सबके सामने ऐसे शर्मिंदा होना पड़ता। अरे मैं दूसरों से तेरी गलती की माफ़ी क्या मांगू जब तूने ही अपनी माँ की जान लेने की कोशिश कर दी। अरे जिस माँ ने तुझे अपनी कोख में रखा 9 महीने तक और तुझे इतनी तकलीफ सहकर पैदा किया, तुझे बचपन से ही सलोनी से ज़्यादा प्यार किया, तूने उसकी ही जान लेने की कोशिश कर ली और वो भी पैसों के लालच में। अरे क्या करेगी तू इस पैसे और इस घर बंगला को लेकर जब तेरे साथ इसमें कोई रहने वाला ही नहीं होगा? क्या तेरे लिए पैसा ही सब कुछ हो गया गौरी? तुझे माँ बाप की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? करे तेरी इस हरकत से हमें कितना शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कानून तो तुझे तेरे किए का फल देगा कि पर आज मैं रेणुका सबके सामने भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि आज से और अभी से मेरी सिर्फ एक ही औलाद है और वो है सलोनी। मेरा गौरी से कोई वास्ता नहीं है और जब तक मैं जिंदा रहूँगी कभी भी इस लड़की का चेहरा नहीं देखूंगी। और फिर रेणुका इतना कहकर पीछे हट गई। रेणुका के बाद सलोनी की बुआ जी गौरी के पास आई और गौरी को एक थप्पड़ उन्होंने भी मारते हुए कहा कि अरे तू तो लड़की के नाम पर ही कलंक है, तेरी तो सिर्फ चमड़ी ही गोरी है, बाकी तेरा मन काले से भी ज़्यादा काला है। अरे मैं तुझे क्या कहूँ जो तूने ही अपने माँ बाप और बहन को नहीं छोड़ा अपने स्वार्थ के चलते। पर एक बात हमेशा याद रखना गौरी की तूने आज जो कुछ भी किया है उसके लिए एक न एक दिन तुझे बहुत पछतावा होगा और उस वक्त तेरे पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा और तुम मरना भी चाहोगी ना, अगर तो मौत भी तुझे नहीं आएगी, तू भी तड़पेगी हर एक उस इंसान के लिए जिसको तूने आज खून के आंसू रुलाए हैं। बुआ के बाद देविका गौरी के पास आई और उसने 2 थप्पड़ गौरी को मारा और कहा कि तुझे पता है मैंने तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 थप्पड़ क्यों मारे? एक मेरे बेटे कुणाल और दूसरी मेरी छोटी बहन सलोनी के लिए, क्योंकि तुमने न सिर्फ मेरे बेटे कुणाल की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की बल्कि तुमने अपनी बड़ी बहन सलोनी का घर उजाड़ने की भी कोशिश की। अरे कैसी लड़की है तू जो एक बहन होकर एक बहन की सगी न हो सकी, और कैसी औलाद है तू जो एक माँ बाप के प्यार के कर्ज को भी ना चुका पाई, और कैसी माँ है तू जो अपने ही खून को जन्म ना देकर उसे बोझ समझकर मार डाली। तुझे तो खुद जीने का अधिकार नहीं है, तुझे तो अभी भगवान की अदालत में भी जाना है और मुझे भगवान के न्याय पर पूरा यकीन है कि वो तेरे किए की एकदम सही सजा देगा, ना सिर्फ इस जन्म बल्कि आने वाले जन्म में भी। इतना कहकर देविका कुणाल के पास गई और उसने कुणाल का हाथ पकड़ते हुए कहा कि अब मुझे समझ आया कुणाल कि तूने मुझे उस वक्त ये कहने से क्यों रोक दिया था कि मुझे तुझ पर गर्व है, क्योंकि इस लड़की ने तेरे साथ जो गंदा खेल खेला उसके लिए तू खुद को जिम्मेदार मान रहा था। पर देख कुणाल, झूठ की जंजीर भले ही कितनी मजबूत क्यों न हो, तूने सरेआम बदनाम कर दिया। और फिर सलोनी ने गौरी को तीसरा और जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि ये उस मासूम के लिए जो इस दुनिया में आ न सका, पर तुम्हें पता है कि इसमें भी भगवान की ही मर्जी थी, क्योंकि उसने जब तुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया तो तूने भगवान के इस आशीर्वाद को भी अपने गंदे खेल का हिस्सा मना लिया, जिससे भगवान ने उस मासूम की जिंदगी को नरक होने से बचा लिया और उसे इस दुनिया में आने नहीं दिया। और तभी सलोनी के बगल में कुणाल आकर खड़ा हो गया और उसने पहले तो सलोनी का हाथ अपने हाथों में लिया, फिर गौरी की तरफ देखते हुए कहा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने अपने भैया भाभी के हर उस बात को पत्थर की लकीर मानी है
जो उन्होंने बताई है, पर आज मैं उनकी दी हुई एक सीख का अपमान करता हूँ। इसके लिए वो हो सके तो मुझे माफ़ करे, पर मुझे ऐसा करने पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। और तभी कुणाल ने गौरी को एक थप्पड़ जोर से मारा, जिससे गौरी के होठ से खून निकल आया। यह देखकर सब बहुत घबरा गए, क्योंकि कुणाल ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया था। यहाँ तक कि गौरी भी उस थप्पड़ के बाद कांपने लगी थी। तभी कुणाल ने कहा कि तूने जो कुछ भी किया मेरे साथ, उसके लिए तो मैं तुझे माफ़ कर देता। तूने जो मेरे भैया भाभी के संस्कारों पर उंगली उठाई है, उसके लिए तो मैं तेरी जान भी ले लूँ, वो भी कम है। और क्या कहा तूने कि मैं और सलोनी बेवकूफ़ है? अरे बेवकूफ़ हम नहीं, बेवकूफ़ तो तू है, जो अपनी देवी जैसी बहन को समझ नहीं पाई और हर वक्त बस उसके रंग का और अच्छाई का मजाक बनाती गई। पर फिर भी मैं तुझे धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा किया तूने जो मेरी ज़िंदगी में आई, क्योंकि तेरे आने के बाद ही मेरी रंगों के भेदभाव के से आंखें खुल गई, वरना मैं भी तेरी ही तरह काले और गोरे के बीच का फर्क करता था और अपनी हीरे जैसी पत्नी को खो देता। मुझे पता है सलोनी कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द और तकलीफ दी है, और न जाने मैंने तुमसे क्या क्या कहा है तुम्हारे रंग को लेकर, पर तुमने एक बार भी मुझे पलटकर कुछ नहीं कहा। लेकिन सलोनी, तुम्हारे गुणों ने तुम्हें महान बना दिया। तुम्हारे गुणों को देखते हुए मैंने तुम्हें कोयला कहा, जैसे कोयले का रंग भी काला ही होता है, पर उसकी आवाज़ भी मधुरता सबके दिलों में उसके लिए जगह बना देती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा रंग सांवला होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर की अच्छाई और मधुरता हर किसी को बस दीवाना ही बना देती है। और मैं धन्य हो गया सलोनी की मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसी लड़की है, जिसे अपनी सुंदरता का घमंड नहीं बल्कि दिलों में सबके लिए अपनापन और सम्मान है। घर की एक अच्छी बहू होने का मतलब ये नहीं कि वो लड़की देखने में सुंदर या रंग में गोरी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो वो चीज़ है जो बदलते वक्त के साथ एक दिन बदल जाती है। बल्कि घर की बहू तो ऐसी होनी चाहिए जिसका रंग भले ही थोड़ा सांवला हो, पर उसका मन एकदम साफ हो, जो अपने ससुराल के हर एक बड़े छोटे सदस्य से दिल से अपना सके, अपने घर को प्यार की डोर से बांध रख सके। असली मायनों में ऐसी ही बहू घर की असली बहू और सुख शांति का कारण होती है। और फिर कुणाल ने सलोनी को सबके सामने गोद में उठाया और जोर से कहा कि मुझे घमंड है अपने भैया भाभी की पसंद पर, जिन्होंने चेहरे से खूबसूरत लड़की को नहीं बल्कि दिल से खूबसूरत लड़की को इस घर की सावली बहू और मेरी सावली सलोनी बनाया। और यही ख़त्म होती है कहानी सावली बहू की। तो दोस्तों, बल्कि हर एक रंग का अपना ही महत्व होता है, ये समझना है, चाहे फिर वो रंग गोरा हो या काला। और एक इंसान की असली सुंदरता उसके रंग की नहीं बल्कि उसके गुणों की सुंदरता होती है, जिसे लोग उसके मरने के बाद भी अपनी यादों में जिंदा रखते हैं। कोई इंसान कितना सुंदर ही क्यों न हो, पर अगर उसके अंदर गुणों की कमी है तो वो एक न एक दिन आँखों के साथ साथ दिल को भी चुभने ही लगता है। लेकिन अगर कोई इंसान कम सुंदर है, जिसे देखकर आप उसकी ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके अंदर गुणों में इतनी शक्ति होती है कि वो एक न एक दिन आपका दिल जीत ही लेते हैं, और फिर वो इंसान भी आपकी आँखों को भी प्रिय लगने लगता है। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को उसके रंग से नहीं बल्कि उसके गुणों से पहचानने की कोशिश करें। आप जीवन में होने वाली गलती से हमेशा ही बचे रहेंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।